यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को सुप्रभात। और आज हम सभी लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। और ये टॉपिक जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी टच करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन लगभग हर लॉ को टच करता है, जितने भी लॉज हैं उन सभी को ही टच करने वाला ये वाला टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आई थिंक सभी लोगों ने नाम सुना है। जितने भी लोग विद्यार्थी बैठे हैं बताइए कितने लोगों ने नाम नहीं सुना है, जितने ऑफलाइन है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हिंदी में बोलते हैं प्रत्यायोजित विधान। सबने सुना हुआ है? सुना हुआ है सबने? बताइए क्या होता है, थोड़ा बहुत जो आपको पता है। यस। बता नहीं पाऊंगी। यस। नहीं पता है। बस नाम सुना हुआ है। नाम भी नहीं सुना हो तो पूछ रहा हूँ, तो बता ही नहीं रहा आप लोग। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं हम लोग ले रहे हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आज का इस कंसेप्ट अभी 10 मिनट में हम लोग इसको बहुत क्लियर कर देंगे, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन वहाँ पे वाइवा में पूछा जाता है। और बीइंग अ लॉ स्टूडेंट ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है? इसको हिंदी में कहा जाता है प्रत्यायोजित विधान। बोलिए एक बार नाम बोल लीजिए। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधान, है ना। और ये इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखें तो ये आप लोगों ने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मतलब प्रशासनिक विधि। आपको पता है देश दो लोग चला रहे हैं, एक शासन और दूसरा शासन और प्रशासन, ऐसा बोलते हैं ना। शासन इसीलिए क्योंकि लॉ बनाता है और ये लॉ को क्या कर देता है, लागू कर देता है। तो देश लॉ एंड नियम कायदे, तो नियम कायदे बनाने वाले ये बना देते हैं और ये इनको बोलते तुम लागू करो। तो यही नियम लगा रहे हैं तो ही तो देश क्या हो रहा है, चल रहा है ना। तो देश चलाने के लिए दो लोग हैं। और ये जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है प्रशासन, और ये प्रशासन से ही कनेक्टेड एक कॉन्सेप्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब पहले तो ये दो वर्ड है, डेलीगेटेड और लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड का मतलब होता है सौंपना। इसको अपन हिंदी में बोले तो क्या होता है, सौंपना। यानी एक आदमी को दूसरे को क्या कर रहा है, सौंप रहा है। आई एम डेलीगेटिंग यू पावर, मैं आपको पावर क्या कर रहा हूँ, डेलीगेट कर रहा हूँ। या अपन इसको और इंग्लिश में बोले तो असाइन करना। वन पर्सन इज असाइनिंग। असाइनिंग मतलब असाइन कर रहे हैं, दे रहे हैं, है ना। क्या दे रहा है, सौंप रहा है। क्या सौंप रहा है, सेकंड वर्ड क्या है, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून बनाना। कानून बनाने की शक्ति दूसरे को सौंप रहा है। पॉइंट समझ में आ गया? तो डेलीगेटेशन का पूरा मतलब समझ में आ गया, कानून बनाने की शक्ति को सौंपना। तो कानून बनाने के लॉ मेकिंग पावर जो है, जो विधि बनाने की शक्ति है, वो एक आदमी दूसरे को सौंप रहा है। इसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सिंपल। और इसीलिए, और जो दूसरा जो दूसरे को जिसको सौंपा और उसने कानून बना दिया, तो वो कानून कौन सा होता है, सेकेंडरी लेजिस्लेशन। वो प्राइमरी लेजिस्लेशन नहीं है, वो कौन है, सेकेंडरी लेजिस्लेशन। और इसको हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, अधीनस्थ विधायन। एक होता है सर्वोच्च विधायन, एक होता है अधीनस्थ। सर्वोच्च किसके पास था, जिस आदमी के पास था उसने दूसरे को सौंप दिया। तो दूसरे ने अगर लॉ बना दिया तो वो सर्वोच्च नहीं है, वो कौन सा हो गया, अधीनस्थ हो गया। और इसी अधीनस्थ को या सेकेंडरी को ही क्या कहा जाता है, इसी द्वितीयक विधायन को ही या अधीनस्थ विधान को ही क्या बोलते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यहां तक समझना है कॉन्सेप्ट? और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। यस। अब इसका मीनिंग देखिए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मीनिंग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी से। यह तो आप लोगों ने पढ़ाई है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पॉलिटिकल थिंकर मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। मॉन्टेस्क्यू अगर आप लोगों को नाम याद हो तो एक राजनीतिक विचारक थे। और इन राजनीतिक विचारक ने इस सिद्धांत का जन्म किया था, सेपरेशन ऑफ पावर। इन्होंने बोला था पावर एक के पास नहीं होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, बटी होना चाहिए। अगर एक के पास पावर होगा तो वो क्या बन जाएगा, वो तानाशाह बन जाएगा। जैसे मेरे पास सारे पावर है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी कोई भी कानून बना दूं, कुछ भी दंड भी दे दूं, सब मेरे पास ही। तो मैं क्या बन जाऊंगा, आई विल बिकम डिप्लोमेट, ओ सॉरी डिक्टेक्टर। मैं क्या बन जाऊंगा, डिक्टेक्टर हो जाऊंगा, यानी तानाशाह हो जाएगा आदमी। तो इस मॉन्टेस्क्यू ने बोला था शक्ति का विभाजन होना चाहिए। और जब हम लोग आजाद हुए तो हम लोगों ने शक्ति का क्या कर दिया, हमारे संविधान निर्माताओं ने विभाजन कर दिया तीन पार्ट में, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन और जुडिशरी। लेजिस्लेशन कानून बनाने की शक्ति किसको दे दी, संसद को दे दी, ठीक है। एग्जीक्यूशन ये किस पे आ गया, राष्ट्रपति, गवर्नर, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, आईएएस आईपीएस, ये लोग कौन हो गए, कार्यपालिका हो गई। और इन दोनों से संबंधित कोई डिस्प्यूट है तो सॉल्व कौन करेगा, तो तीनों के मुख्य बिंदु कौन हो गए, इसका सर्वोच्च बिंदु हो गया संसद, कानून बनाने वालों का संसद, और एग्जीक्यूशन का राष्ट्रपति, और इधर कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट। तो सबके पावर क्या हो गए, आपस में बढ़ गए। पॉइंट समझ में आ गया? तो सेपरेशन ऑफ पावर सिद्धांत जो था, देखा जाए तो मॉन्टेस्क्यू ने तो फिर बहुत बाद में दिया, 1748 में अपनी किताब में दिया था, द स्पिरिट ऑफ लॉ नाम की किताब थी। लेकिन ये इसकी जो बातें थी सेपरेशन ऑफ पावर, ये प्लेटो और एरिस्टोटल जो ग्रीक थिंकर थे,
उन्होंने ही बोल दिया था कि लॉ क्या होना चाहिए, जो शक्ति है वो क्या होना चाहिए, बटी होना चाहिए। और हमारी डेमोक्रेसी में हम लोगों ने क्या अपनाया, आजादी के बाद लोकतंत्र अपनाया, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में कानून बनाना किसके पास था, लेजिस्लेशन। कानून को लागू करना किसके पास था, एग्जीक्यूशन। और कानून के बारे में इंटरप्रिटेशन करना किसके पास था, जुडिशरी। अब अपन इन दोनों को छोड़ देते हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं, कानून बनाने की शक्ति, लेजिस्लेशन। इसमें दो होते हैं, एक होता है सुप्रीम और एक होता है सुप्रीम। सुप्रीम मतलब खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर किसको दे रखा था कानून बनाने का, संसद को और विधानसभा को। संसद को क्या बोला, केंद्र सूची में आप बनाओ और राज्य सूची में आप बनाओ और समवर्ती सूची में दोनों बना लो, ऐसा बोला ना। तो अगर लॉ ये बनाते हैं, अगर संसद बनाती है, विधानसभा बनाती है, तो ये क्या कहलाती है, ये सर्वोच्च विधान कहलाती है, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति संविधान ने आपको दे रखी थी। पर अब ये क्या है, काम इतना ज्यादा है कि ये लोग नहीं बना पा रहे, तो इन्होंने सौंप दिया, किसी और को सौंप दिया। किसको सौंप दिया, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट कौन, अब जैसे मैं आपको दो उदाहरण देता हूं, सिंपल सिंपल। एक उदाहरण है आपका विश्वविद्यालय। एक उदाहरण क्या है, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। अब विश्वविद्यालय यानी डीएवीवी मान लेते हैं अपन, और डीएवीवी आपके एटीकेटी के जो नियम है किसने बनाए, एटीकेटी के जो नियम है, या जो आपके रिवैल्यूएशन के जो नियम है, कॉपी देखने के जो नियम है, जो भी नियम है, मार्कशीट लेने के जो नियम है, ये किसने बनाया, यूनिवर्सिटी ने बनाया। यूनिवर्सिटी की अपनी एक कार्य परिषद है, वो कार्य परिषद मिलकर रूल बना लेती है। तो ये यूनिवर्सिटी को पावर आया कहां से रूल बनाने का, यूनिवर्सिटी को रूल बनाने का पावर आया यूजीसी एक्ट से। किससे आया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट था। इस एक्ट ने बोला कि सारे विश्वविद्यालय जो है अपने उच्च शिक्षा के लॉ खुद ही बना लेना। तो अब ये लॉ किसने बनाया, अधीनस्थ। ये कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हो गया। क्यों, क्योंकि विश्वविद्यालय को पावर क्या किए गए, सौंपे गए। किसने तो सौंपा, सुप्रीम वाले ने सबऑर्डिनेट को सौंप दिया कि हमारे पास इतना टाइम नहीं। अब आप मुझे बताइए पूरे इंडिया में कितने सारे विश्वविद्यालय, इंदौर की बात कर लीजिए, ओरिएंटल यूनिवर्सिटी, सेज यूनिवर्सिटी, अरबिंदो यूनिवर्सिटी, डीएवी। तो अगर पार्लियामेंट इन्हीं के बैठ के नियम बनाएगा तो समय है क्या इनके पास इतना, तो उन्होंने इनको दे दिया काम। अब एक और उदाहरण देखिए, आपने देखा है आईडीए। आईडीए मतलब इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, या आईएमसी। आईएमसी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब आपको पता है ना, आईडीए अपने स्कीम्स के नियम खुद ही बना लेता है, अलॉटमेंट कैसे होगा, क्या होगा। आईएमसी, आईएमसी में भी कार्य परिषद होती है, आपको पता है, महापौर, और महापौर के साथ 10 कार्य परिषद है, ये लोग अपने रूल्स बनाते हैं। आईडीए में अपना एक संचालन मंडल होता है, जिसमें अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, और बोर्ड के मेंबर होते हैं, वो लोग खुद बनाते हैं। एमपीईबी, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी अपने टैरिफ खुद तय कर लेता है। तो सबको एक क्या कर दिए, पावर सौंप दिए गए, समझ में आ गया। और ये जिनको सौंपा उन लोगों ने अगर लॉ बना लिया, तो वो लॉ क्या हो जाता है, सबऑर्डिनेट लॉ हो जाता है, अधीनस्थ विधान हो जाता है। इसी को ही क्या कहा जाता है, डेलीगेट लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब सौंपी गई शक्तियां। नगर निगम का मैंने उदाहरण दे दिया आपको, विश्वविद्यालय का उदाहरण दे दिया, पंचायत अपने नियम बना रही है, मंडल, बहुत चीजों के पीछे मंडल लगता है ना, विद्युत मंडल है, और मंडल बताइए, गृह निर्माण मंडल आता है कि नहीं, मंडल है ना, जिसको अपन कॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, खाद्य निगम, नगर निगम, जिसमें कॉर्पोरेशन आ जाते हैं, और बोर्ड भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेलीगेट लेजिस्लेशन। ऐसा क्यों किया, यानी ऐसा क्यों किया कि वाई, ये नीड क्यों, जरूरत महसूस की गई कि डेलीगेट लेजिस्लेशन करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो इसकी सबसे पहला पॉइंट है लार्ज जोग्राफिकल एरिया। यानी भारत जो वो इतना बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। तो क्या भारत अपने 7 बड़े देशों में, आपको पता है 45,000 तो क्या है अपने इसमें गांव है। कितने गांव है, लगभग 45,000, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, पर लगभग 45,000 गांव है। और छोटे छोटे जो शहर हैं वो लगभग कितने, 2500 समथिंग छोटे शहर, जैसे मेट्रो सिटी। तो क्या सबके लिए पार्लियामेंट और विधानसभा बना पाएगी, क्या नहीं बना पाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा जो जोग्राफिकल एरिया इतना बड़ा है कि इतने पास, संसद के पास टाइम की क्या है, कमी है, विधानसभा के पास टाइम की कमी है। तो इन लोगों ने एक स्केलेटन वाला लॉ बना के दे दिया कि आप बाकी कानून आप बनाए। ठीक है, प्रेशर और लेजिस्लेशन के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है। तो इन लोगों ने अपने पास कौन से मुद्दे रख रखे हैं, युद्ध के मुद्दे रख रखे हैं, फॉरेन अफेयर्स के मुद्दे रख रखे हैं, रेलवे का मुद्दा रख रखा है, जीएसटी रख रखा है। बड़े बड़े जो मुद्दे वो अपने पास रख रहे हैं, छोटे छोटे क्या कर दिए, नीचे वालों को सौंप दिए। फिर क्या है, टेक्निकल और स्पेशल मैटर। जो टेक्निकल मैटर होते हैं, वो टेक्निकल मैटर क्या पार्लियामेंट कर सकती है क्या, टेक्निकल मैटर टेक्निकल लोग निपटा सकते हैं। तो इसीलिए भी लॉ बनाने के लिए टेक्निकल लोगों को दे देते हैं कि कोई कोई चीज। तो टेक्निकल और स्पेशल मैटर की वजह से भी डेलीगेट लेजिस्लेशन जरूरी होता है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं कि कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुआ। तो क्या क्या फैक्टर थे, सबसे पहला विशाल
भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा नंबर विधायिका पर भारी दबाव, तीसरा नंबर कुछ तकनीकी और विशेष विषय होते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। हर एक कानून दूसरी जगहों पर लागू हो, ये जरूरी है क्या? अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मान लो अगर ये पानी की जो व्यवस्था है, अभी पानी की व्यवस्था किसके पास है? लोकल बॉडी के पास है। आपके घर में पानी आता है तो क्या संसद या विधानसभा से आता है? नगर निगम से आ रहा है? नगर निगम से आ रहा है। या पंचायत, गांव में आदमी रहता होगा तो कहां से आ रहा है? पंचायत कर रही है काम। अब ये पानी का काम अगर मान लो ये रख लेती संसद, एक उदाहरण ले लेते, अगर ये नहीं होता डेलीगेशन, और इसने क्या करा कि भाई हर गांव को 2 लाख 20 लाख रुपए पानी के लिए हम जारी कर रहे हैं, है ना, पानी के लिए कि सबको पानी मिले। अब ऐसे गांव, इस 45,000 में से बहुत सारे गांव तो नदी के किनारे हैं, यहाँ पर पानी की जरूरत ही नहीं। उधर उधर जरूरत किसी दूसरी चीज की है, पर आपने तो अलॉट किस लिए कर रखा है? पानी के लिए। तो वो जो खर्चा है वो आप लैप्स हो जाएगा, क्योंकि आप पानी में ही खर्च कर सकते हो, पानी की जरूरत ही नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, कि भाई आप अपने हिसाब से, हम आपको पेमेंट देते हैं, आप अपने हिसाब से खर्च कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप सारे स्टूडेंट बैठे हैं, मान लीजिए सपोज आई एम योर पेरेंट, मैं आपको बोलता हूँ सबको 2-2 हज़ार रुपये और 2-2 हज़ार रुपये मोबाइल रिचार्ज का पैसा है आप लोगों का पॉकेट मनी। अब आपके पास मोबाइल रिचार्ज ऑलरेडी है, पर आपको 2 हज़ार दूसरे में खर्च करना है, तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि 2 हज़ार किस में खर्च करना है? मोबाइल रिचार्ज में। तो इसकी जगह मैं क्या कर दूं, आपको 2 हज़ार दे दूं और क्या कहूं कि आप अपने हिसाब से खर्च करिएगा। तो ये होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। पॉइंट समझ में आया? तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी जरूरी होता है। इसके बाद इमरजेंसी सिचुएशन, कुछ आपातकालीन बातें आ जाती है तो भी आपको डेलीगेट लेजिस्लेशन जरूरी है। मान लीजिए कि कोई डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले पूछना पड़ेगा, हर चीज के लिए पूछना पड़ेगा, तो टाइम लग जाएगा। जैसे मान लीजिए इंदौर के चंदन नगर में दंगा हो रहा है, पर इन्होंने पावर दिया ही नहीं नीचे वालों को, कर्फ्यू घोषित करने का पावर कलेक्टर के पास है ही नहीं, डेलीगेटेड किया ही हुआ नहीं है। तो पहले तो ये पूछेंगे कि क्यों सर हम कर्फ्यू लगाएं, का स्थिति खराब हो रही है। वो जब तक पूछेंगे करेंगे तब तक वो चंदन नगर के पास एरोड्रम थाना क्षेत्र में, एमजी रोड थाना क्षेत्र में, दूसरे थाना क्षेत्र में कर्फ्यू क्या, वो दंगे क्या हो गए? फैल गए। अगर इनके पास पावर होगा तो ये क्या करेंगे? कर्फ्यू घोषित करके उस क्षेत्र में शांति स्थापित कर देंगे। तो इमरजेंसी सिचुएशन में भी डेलीगेट लेजिस्लेशन जरूरी होता है। समझ में आ रहा है? इमरजेंसी ना आपातकालीन स्थितियों में। फिर इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आजकल एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन क्या हो गए हैं? बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। आपको पता है आजकल जन सुनवाई हो रही है, कि वृद्ध लोगों को दिक्कत है तो वृद्ध लोग भी जाके अपनी बातें पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो दिव्यांग लोग हैं उनको ट्राई साइकिल देना है, कोई अंधे लोग हैं उन लोगों को कुछ ब्रेल लिपि के उपकरण देने। तो आजकल एडमिनिस्ट्रेशन वही काम नहीं करता शांति व्यवस्था वाले, आजकल एडमिनिस्ट्रेशन ढेर सारे काम कर रहा है। तो ये सारे ढेर सारे काम करने के लिए शक्ति का क्या करना पड़ेगा? प्रत्यायोजन करना जरूरी है। और लास्ट, ये टाइम सेविंग होता है और लेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें ज्यादा कठिनाई भी नहीं आती है, और टाइम सेविंग भी होता है। तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमारे देश में किया गया। आया समझ में? अब आखिरी बात, जो अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब आपको समझ में आएगा। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी है भगवान शंकर की, जिसमें उन्होंने भस्मासुर को एक आशीर्वाद दे दिया था कि जिसके सर पे हाथ रखेगा वो क्या बन जाएगा? भस्म बन जाएगा। और उस भस्मासुर ने क्या किया था? क्या किया था? शंकर जी के पीछे ही दौड़ पड़ा था। याद है ना ये इंसिडेंट? तो ये इंसिडेंट मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये यहाँ पर हाथ कौन रख रहा है? सुप्रीम लेजिस्लेशन किसके ऊपर हाथ रख रहा है, मतलब शक्ति दे रहा है, किसको दे रहा है? अधीनस्थ वालों को। तो अधीनस्थ वालों को इतनी शक्ति नहीं दे देना चाहिए कि वो सुप्रीम का ही अस्तित्व क्या कर दे? खत्म कर दे। तो इसीलिए इनके ऊपर लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव क्या रखा गया है? कंट्रोल रखा गया है। तो डेलीगेट लेजिस्लेशन कभी भी पूरा नहीं दिया जाता, थोड़ा बहुत दिया जाता है। यानी उनकी लगाम जो है वो तो सुप्रीम वाले अपने हाथ में क्या रखते हैं? लगाम अपने पास रखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोग? तो जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी को डेलीगेट लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं मैं उनको थोड़ा सा क्लास के बारे में जानकारी दे दूं। वी आर कंडक्टिंग लॉ इजी क्लासेस, जिसमें आप, अगर आप लोग एलएलबी, बीएलएलबी या एलएलएम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, एक एक सब्जेक्ट्स क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में अवेलेबल है। जो विद्यार्थी सिविल जज या एडीपीओ एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट, उनकी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस चलती है। और एक हमारा स्पेशल क्लास है प्रैक्टिकल कोर्ट ट्रेनिंग कोर्स, इसके बारे में बता दूं, ये 30 सेशन का एक प्रोग्राम है, जो आपके कोर्ट में 3 से लेकर 5 साल की आपकी जो मशक्कत है कि प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखने में, जो यंग लॉयर्स हैं उनको बहुत टाइम लगता है, कम से कम 3 से 5 साल लग जाते हैं। कोई सिखाता नहीं है कोर्ट में, खुद ही सीखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल कोर्ट ट्रेनिंग में करते हैं। 45 दिन का एक कोर्स है। इसके लिए भी आप लोग चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे लॉयर्स, कई लोगों को सिविल लिटिगेशन ड्राफ्टिंग और क्रिमिनल लिटिगेशन ड्राफ्टिंग समझ में नहीं आती कि कैसे ड्राफ्ट करें इफेक्टिव, तो इसके भी कोर्सेज हम अवेलेबल है।
और हमारा अभी एक कोर्स और आने वाला है जो इसका ही एडवांस कोर्स है, एडवांस पीसीटी, एडवांस प्रैक्टिकल कोड ट्रेनिंग। और इसके अलावा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट क्लास के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। तो आज हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कल हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैंने लिंक डाल दी है, दैट इज, एक सेकंड बताता हूँ मैं आपको। यस, कल सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग कल कवर करेंगे। तो आप सभी लोग कल वापस से देख लीजिएगा, लिंक आएगी। ओके गाइस, सो वी आर क्लोजिंग दिस सेशन। गुड बाय, टेक केयर एवरीवन।